हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इन चारों को कनाडा से आए हुए 6 दिन हो गए थे। 2-3 दिन तो उनके थकन उतारने में गुजर गए थे और आज न जाने कितने हफ्तों बाद वो अपनी पुरानी रूटीन पर लौटते हुए जिम आए थे। इस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे थे। रेगुलर एक्सरसाइज के सिवा वेट लिफ्टिंग ने उन्हें हासा थका दिया था। फिर भी वो तीनों बुरी तरह से एक्सरसाइज में मगन थे। आदि दोनों हाथों में डिंपल लिए हुए हाइप्स ट्रैप्स का पहला सेट मुकम्मल कर रहा था कि तभी उसका फोन बजा। हादी, तेरा फोन बज रहा है। फहीम ने भी उसे बेंच पर लेट कर क्रंचीज शुरू किए हुए थे कि लेफ्ट के साइड वाली लिफ्ट मशीन के साथ साइड पर पड़ा हुआ आदि का फोन बजने लगा था। उठाकर दे ना यार, मेरे तो हाथों में पेन हो रहा है। आदि ने डिंपल फेंक अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाते हुए कहा, छोड़ ना, आज एक ही सेट निपटा ले, बाकी 2 कल कंप्लीट कर लेना। ले अपना फोन कैच कर। लड़की ने साइड पर पड़ा हुआ फोन उठाकर आदि की तरफ उछाला था। वो भी अभी बॉडी स्ट्रेचिंग करके आया था और पास पड़ा बेंच पर बैठकर पानी पी रहा था। आदि ने फोन कैच करते हुए फोन नंबर देखा। स्क्रीन पर इंटरनेशनल नंबर ब्लिंक कर रहा था। आदि ने हैरान होते हुए कॉल पे की। अस्सलाम वालेकुम आदि, मैं मिरोसा बात कर रही हूँ। दूसरी तरफ से बच्चों जैसी नरम मामलाएं आवाज सुनकर आदि खुशी से पागल हो गया था। हेलो मिरोसा, आ वालेकुम सलाम। आपने कॉल किया मुझे? आई जस्ट कांट बिलीव। ओ आई एम जी। वो आदि मेरूसा की आवाज सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक लम्हे को शॉक रहने के बाद दूसरी तरफ से मसलसल हो रही हेलो हेलो की आवाज सुनकर खुशी से चीख पड़ा था। जबकि मेरूसा का नाम सुनकर पानी पीते रकीम और बेंच पर लेटा फहीम भी चौंक गया था। हालिब उसे कुछ दूर खड़ा बिना अपने जख्मों की फिक्र किए बारी डिम्पल्स उठाए एक्सरसाइज करा था। फुल स्लीव्स की फिटिंग की टी शर्ट पहने वो पसीने से छरबूर हो रहा था। पसीने उसके जख्मों पर जैसे आग लगा रहा था, मगर वो खुद को अजियत देकर सुकून महसूस कर रहा था। आदि की खुशी से चीखती हुई आवाज में मेरोसा का नाम सुनकर वो भी बॉडी वेट फेंक कर इन तीनों के पास चलाया था। आदि, आप चला क्यों रहे हैं? मैं बैठ रही नहीं हूँ। मिरोसा ने फोन कान से हटाकर गुड़कर स्क्रीन को देखा था। ओ आई एम सो सॉरी, वो मैं एक्साइटमेंट में चीख पड़ा। बात है, बताएं कैसी यहाँ पर सब खैरियत है ना? वो बेंच पर बैठे बैठे खुशी से खड़ा हो गया था। वो तीनों आदि के एक्साइटमेंट पर मुस्कुराने लगे थे। आदि कहाँ है आप? मेरोसन ने उल्टा उसे पूछा। हम लोग तो पाकिस्तान आ चुके हैं। आपको बताया तो था मैंने कि उस दिन पार्क में के रात को हमारी पाकिस्तान की फ्लैट है। आदि ने अफसुदगी से कहा, काश मेरोसा भी यहाँ होती। कितने दिन हो गए थे उसे देखे हुए। आप पाकिस्तान चले गए? अच्छा, और मिस्टर हालिब कहाँ हैं? मुझे उन्हें कुछ बताना था आदि, कुछ बहुत ही बुरा। मेरोसा बात करते अचानक रो पड़ती। क्या हुआ मेरोसा, आप रो क्यों नहीं है? सब ठीक तो है ना? और हालिब यही है, उसे क्या बात करनी है आपको? आदि घबरा कर बोला था। जबकि अपना नाम सुनकर टावर से पसीना पहुंचते हुए हालिब रुक कर आदि को देखने लगा। आदि, वो सफीन का नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है, मिरोसा ने रोते हुए बताया। उसकी बात सुनकर आदि शॉक सा खड़ा रह गया था। व्हाट, नर्वस ब्रेक डाउन? मगर कब? आदि बेयकीनी से बोला। जिस दिन हम लोग पार्क में मिले थे ना, उसी दिन शाम को हुआ था और उसी दिन सफीन का। मेरोसा आगे कुछ बोलती कि तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। हेलो हेलो मेरोसा, हेलो। ओ शिट, कॉल कट गई। आदि ने फोन कान से हटाकर देते हुए मायूसी से कहा था। वो तीनों भी साथ बेचैनी से उसे देख रहे थे। क्या हुआ आदि, किसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है? बता क्या हुआ? वो मेरूसा मुझसे बात करने की क्यों कह रही थी? हालिब ने आदि को काम से थामकर तेजी से उसका रुख अपनी तरफ करते हुए पूछा। सफीन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है यार। जिस रात हम लोग पाकिस्तान के लिए फ्लैट थी ना, उसी दिन शाम को, मतलब एक हफ्ता पहले। आदि ने अपने कांधों पर जमे हुए हालिब के हाथों पर तसल्ली अमेज अंदाज में अपना हाथ रखकर बताया था। इस हब्बा ने जैसे हालिब के सर पर धमाका किया था। वो फटी फटी आंखों से आदि का चेहरा देखता रह गया था। हाथ में थामे टावल बेध्यानी में छूटकर नीचे गिर गए थे। नहीं, मेरी सफीन को कुछ नहीं हो जाता। तू झूठ बोल रहा है, उसे कुछ नहीं हो जाता। मैं उसे अल्लाह के सुपुर्द कर कर आया था। वो जेरे लब बड़बड़ाया था। रिलैक्स सालिब, जस्ट काम डाउन। मैं मेरोसा को दोबारा कॉल करता हूँ, रुक। आदि ने दोबारा नंबर मिलाया था, मगर मेरोसा का फोन स्विच ऑफ था। मेरोसा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, आदि ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। शायद उस रात आयशा हॉस्पिटल सफीन के लिए गई थी। शिट, कितनी बड़ी गलती होगी, हमें तभी पता करना चाहिए था। रकीम भी हालिब की शक्ल देखकर तासुब से बोला था। हालिब लब पीछे खामोशी से खड़ा फर्श को घूर रहा था। सफीन ने इस नका को काफी सीरियस ले लिया है, तभी उसे इतना बड़ा शौक लगा है। और ठीक भी है, अभी वो बहुत ही छोटी है, पढ़ रही है और उसके माँ बाप भी उसके बारे में कुछ नहीं जानते। शौक तो लगना ही था ना यार। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। हालिब, अब प्लीज तू उसे जरा ठीक से बात करना।
आदित्य तो मिरोसा का नंबर डायल करता रहा जब तक उसे बात हो उसका बोल के सफीन की हालत से बात करवाए, ये बहुत ही जरूरी है। फहीम ने समझदारी से हालात का तज्जिया करते हुए कहा था। वो जानता था सफीन के साथ गलत हुआ है, मगर कितना गलत हुआ था उसे वो अनजान था। जबकि हालिद जो कि खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, अचानक एक झटके से अपनी जगह से मुड़ा और जिम से बाहर निकलता चला गया। सफीन की जुबानी सारी बात सुनकर आशिया उसे लिए रूम में चली आती, जहाँ पर सनम पैर पर लेटी शायद सो भी चुकी थी, मगर मेरोसा वहां नहीं थे। सफीन को दवाई देकर उसका नाइट ड्रेस पकड़ाते हुए आशा से सोने की तलकीन करती मेरोसा को देखने बाहर बालकुनी में निकल आए थे, जहाँ पर वो दरवाजे की तरफ पुष्ट किए हुए कुर्सी से फूंबा बात कर थी। आशा जाकर उसके पीछे खड़ी हो गई थी। जब उसने मेरोसा को बोलते हुए सुना, आदि कहाँ है आप पाकिस्तान चले गए? अच्छा, और मिस्टर हालिब कहाँ है? मुझे उन्हें कुछ बताना था आदि, कुछ बहुत बुरा। वो बात करते हुए अचानक रो पड़ती। ओ, बुज़दिल लोग गुनाह करके मुझ पाकर भाग के वापस पाकिस्तान। आयशा जलीला बड़बड़ाई थी और साथ ही उसने ताजुब से साइड लाते हुए अपनी बोली नासमझ बहन को देखा था। सफीन के साथ इतना कुछ गलत होने के बाद वो इन चारों में से किसी एक को भी इस लायक नहीं समझती थी कि उसकी कोई भी बहन इन जलील लोगों से वास्ता रखे। जबकि हालिब के अलावा फहीम का अपने साथ किया गया सलूक भी वो नहीं बोली थी, और अब उसकी दूसरी मासूम बहन फिर से इन बेहरूपियों के जाल में फंसने जा रही थी। आदि, वो सफीन का नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है। मिरोसा के आंसू उफ। आशा की बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही थी, और फिर मिरोसा के अगले जुमले ने उसका दमाग जैसे बग से उड़ा दिया था। वो आदि से कह रही थी, जिस दिन हम लोग पार्क में मिले थे ना, उसी दिन शाम को, और उसी दिन सफीन का। आशा ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले जब से मिरोसा के हाथ से फोन छीना था और कॉल डिस्कनेक्ट करके फोन स्विच ऑफ कर दिया था। आशा का दिल चाह रहा था कि खींच कर एक थप्पड़ मिरोसा को लगाए, जो बिना किसी को बताए आदि से बाहर पार्क में मिलने चले गए थे। यानी वो 16 साल लड़की इतनी बड़ी हो गई थी कि किसी लड़के के साथ बाहर मुलाकातें करती फिर रही थी। आशा से ये बात हजम नहीं हो रही थी। तभी उसने अपने सामने हैरान परेशान खड़ी मिरोसा का गुस्से से गुड़का देखा था, जो उसकी अचानक आमद से एकदम हाइफ हो गए थे। कब से चल रहा है ये बातचीत का सिलसिला, और तुम इतनी आजाद कब से हो गई कि किसी को बिन बताए एक अजनबी लड़के से पार्क में मिलने चली गई? बताओ क्या है ये सब? आशा ने अपने सामने मुंह बनाकर खड़ी मिरोसा को कड़े तेवरों से घूरते हुए पूछा। आयशा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज पहली बार बात की है आदि से, वो भी सिर्फ सफीन के हाल के बारे में हालिद को बताना था, और मैं किसी से मिलने कहीं नहीं गई थी। आदि मुझसे मिलने मेरे स्कूल आए थे, वो मुझसे कुछ बात करना चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दिया था। तब तुम्हें यकीन नहीं तो मेरा फोन चेक करके देख लो, मैंने आज पहली बार आदि को कॉल किया है। मेरोसा ने सहमे हुए लहजे में अटकते हुए वजाहत दी थी, और अपने बेसाता उमड़ आने वाले आंसू साफ करने के थे। आयशा ने चाहती हुई नजर से अपनी छोटी बहन को देखा था। इस वक्त वो किसी भी किस्म की हमदर्दी जताकर मिरोसा को रायत देने के मूड में नहीं थे। ओके, मुझे तुम पर यकीन है, फोन चेक करने की जरूरत नहीं है, मगर आज के बाद तुम हालिब, आदि, इस फाहिम दुरानी या रकीब शाह से किसी किस्म का रब्ता नहीं रखोगी। ये बात याद रखना। मैं तुम्हारे फोन से ये नंबर डिलीट कर रही हूँ, और जहाँ कहीं भी तुमने ये नंबर लिखा हुआ है ना, मुझे दो, ताकि मैं उसको जाया कर दूँ। तुम भी ये बात जहन में रखना कि ये चारों लड़के हमारे लिए कतई अनजान है। अजनबी लोगों पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए। अब जाओ और मुझे लाकर दो इन लोगों को, नंबर लाकर दो, उन लोगों को भूल जाओ। उन्होंने तुम पर एक एहसान किया, बदले में हमने भी उन्हें इज्जत दी, उनका मान बढ़ाया, उनको कीमती घर बुलाकर खाना खिलाया। मेरे ख्याल में बस इतना करना काफी है। उससे आगे हमें उनसे किसी किस्म का कोई भी मेल जो नहीं बढ़ाना। ओके, आशा ने कदर साथी से कहा था, जिस पर मिरोसा ने मुंह बसोकर उसको देखा था और बड़े बड़े कदमों से चलते हुए अंदर चले गए थे। आशा ने किसी मसलत के तहत मिरोसा और सनम को हालिब और सफीन के बारे में फिलहाल कुछ भी ना बताने का सोचा था, क्योंकि वो दोनों सिर्फ रोने धोने और घबराने में एक्सपर्ट थे, बल्कि मिरोसा तो कुछ ज्यादा ही सादा और मासूम थे। आशा नहीं चाहती थी कि उसकी ये बेवकूफ सी बहन हालिब या उसके दोस्तों को सब कुछ बताकर पहले से अलर्ट कर दे। आशा ने हाथ में थामे हुए मिरोसा के फोन को ऑन किया था, और फोन ऑन होते ही उसने डायल कार्ड में से आदि का नंबर अपने फोन में सेव करके मिरोसा के फोन से नंबर डिलीट कर दिया था, और आगे का लाइला अमर सोचने लगी थी। उसे अब जल्द से जल्द हालिब शाह तक पहुंचकर उसका मकरू चेहरा सबके सामने बेनकाब करना था। वो अपनी बहन से ज्यादा अब हालिब शाह को दर्द देना चाहती थी। हालिब ने जितने जम सफीन को दिए थे ना, उससे ज्यादा जम वो हालिब को देकर सफीन के सारे जमों का सूद समेत उसे हिसाब लेना चाहते थे।
सफीन का नर्वस ब्रेक डाउन हो गया है यार। आदि की आवाज किसी पिघले हुए शीशे की तरह उसके कान में उतरती हुई महसूस हुई थी। कोई घंटे बार से वो शावर को फुल स्पीड में खोले हुए दीवार पर अपने दोनों हाथ टका हुए खड़ा नहा रहा था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू भी पानी की रवानगी के साथ मिलकर बहते जा रहे थे। सफीन के साथ उसने जो कुछ किया था उसका एहसास तो उसे अपना गुस्सा उतारने के फौरन बाद से होना शुरू हो गया था, मगर यहाँ आने के बाद तो ये एहसास शदीद तरीन हो गया था। एक हफ्ता हो गया था उसे सफीन को देखे हुए। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बगैर वो इतना ज्यादा तड़पेगा। यहाँ आने के बाद तो उसके हिजम में पल पल मर रहा था, और अब उसकी नर्वस ब्रेक डाउन के बारे में सुनकर तो उसके दिल को एक मिनट के लिए भी करार नहीं आ रहा था। उस लड़के की तकलीफ, उसका दर्द हालिब को सफीन जितनी अजियत दे रहा था। उसने सोच लिया था अब कुछ भी हो जाए वो दोबारा कनाडा जाएगा और मिस्टर मुराद और डैड से बात करके बड़ी शान शौकत के साथ अपनी जिंदगी, अपनी सफीन को ब्याह अपने पास लेकर आएगा। अपनी आंखों के सामने उसका सारा दर्द, उसके सारे आंसू अपने होंठों से चून लेगा, उसकी हर अजियत का मदावा करेगा, उसके लबों को दोबारा हंसी से आशना कर देगा। ये सब सोचते हुए वो एक नए अज़म के साथ ही बाथरूम से बाहर आया था। सामने ही वो तीनों उसके रूम में मौजूद थे। वो एक नजर उन्हें देखता हुआ बात रोक के बांधता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया था और चेंज करके कुछ ही देर में बाहर आया था, जबकि वो तीनों अभी शायद नहाने भी नहीं थे कि जिम से सीधा हालिब के पीछे पीछे उसके रूम में आ गए थे। मैं 1-2 दिन में दोबारा कनाडा जा रहा हूँ, सोफे पर बैठते हुए हालिब ने बड़े सुकून से कहा था। वो तीनों उसके अचानक बम फोड़ने पर उछल पड़ते। तू पागल हो गया है? दोबारा कनाडा जाएगा? क्यों? किस लिए? वहां जाकर मिस्टर मुराद से जूता खाने के लिए? फहीम बढ़कर बोला था। हालिब देख, सफीन के साथ जो हुआ उससे साफ जाहिर है वो बहुत दुखी है, और उसने इस बारे में अपनी फैमिली को भी अब तक सब कुछ बता दिया होगा। ऐसे में वो लोग चुप नहीं बैठेंगे, जरूर कोई एक्शन लेंगे। तो वहां पर जाकर खुद क्यों भीड़ों के छत्तों में हाथ डालना चाहता है? जो तूने करना था ना कर लिया। उससे पहले कि वो लोग कोई रिएक्शन दे, तू बड़े पापा को एतमाद में ले, उनसे पहले सब बात क्लियर कर ले। वो तेरे डैड हैं, तेरी सफीन के लिए मोहब्बत और उसे निकाह के बाद के सारे हालात समझ कर देख कर वो समझदारी से मिस्टर मुराद से खुद बात कर लेंगे। बड़े पापा तुझसे बहुत ही प्यार करते हैं। आई एम श्योर इस मामले में वो तेरी पूरी हेल्प करेंगे। सब कुछ सीधे तरीके से हो जाएगा हालिब, बस तू सब्र और तहम्मुल से काम ले और अपनी जिद, अक्कर, गुस्से और जुनून को कुछ वक्त के लिए लपेट कर एक साइड पर रख दे। रकीब ने उसे सीधा सा और बिल्कुल सही हाल बताया था। हालिब की पुरसोच नजरें उसके चेहरे पर जमी हुई थी। रकीम ठीक कह रहा है हालिब, तू पहले ही काफी कुछ गलत कर गया। अब गुस्से और जज्बात से काम लेने का वक्त नहीं है। बड़े पापा को बता दे इस बारे में, यही ठीक रहेगा। और सफीन से भी कॉल करके बात कर, उसका सेल फोन तेरे पास है ना? उसे ऑन कर, उसमें से इन तीनों बहनों का नंबर सेव होगा। तू उनमें से किसी को कॉल करके सफीन से बात कर ले। वो तुझसे बहुत ही मोहब्बत करती है, आसानी से माफ कर देगी और तेरा साथ भी देगी। आदि ने भी उसे अपने तौर पर समझाया था। सफीन का सेल? हाँ, उसका सेल भी तो मेरे पास है, उससे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सोचते हुए उसने जवाब में साह लाया था और इन तीनों की बात मान गया था। ठीक है, मैं डैड से करता हूँ बात, मगर उससे पहले मैं सफीन से बात करूंगा। मुझे उससे बहुत कुछ कहना है, बहुत सी चीजों की वजाहत मांगनी है और अपने अमल की भी माफी मांगनी है। वो गहरी सांस खींचता हुआ बोला था। उसके तीनों दोस्त वाकई उसके लिए किसी नेमत से कम ना थे। वैसे वो तीनों चाहे कितने ही कमीने थे, मगर बुरे वक्त में वो हमेशा उसके बेहतरीन हमसार साबित हुए थे। इस वक्त भी उन्होंने उसे सही मशवरा दिया था, जिसे सुनकर हालिब काफी रिलैक्स हो गया था। उसके तन्ने हुए असाब ढीले पड़ गए थे, उसकी उदासी भी कदर दूर हो गई थी। तभी उसने एक नजर इन तीनों को देखा। चलें, अब आप तीनों शराफत से मेरे रूम से दफा हो जाएं। इतनी गंदगी हालतों में आए हैं, पूरे कमरे में पसीने की स्मेल बस गई है। यक तू, शरारत से बोलता हुआ इन तीनों को गुड़ियों को नजरअंदाज करके इलेक्ट्रिक रूम में फर्नेचर का स्विच ऑफ करने चला गया था, और मिनटों में पूरा रूम जैस्मीन और रोजियन की फ्रेश खुशबू से महकने लगा था। अच्छा, चल भाई रकीम, आदि अपने शहजादे को स्मेल ला रही है, उसके रूम से बाहर चलते हैं। फहीम आंखों से आदि और रकीब को इशारा करता हुआ बोला था। वो दोनों भी उसका इशारा समझ गए थे। तभी वो दबे कदमों से पीठ मोड़कर खड़े हालिब की तरफ बढ़े थे। हमला! उसकी आवाज सुनकर हालिब ने जैसे ही अपना रूह उनकी तरफ मोड़ा, वो दौड़ते हुए एक साथ ही उसे जप्फी डाल गए थे और हालिब की साफ सुथरी हालत का दोबारा से सत्यानाश कर दिया था। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था। मस्की आंखों से नींद कोसों दूर थी। आशा उससे बातें करती हुई न जाने कब की सो चुकी थी। आशा के बराबर में ही सुकर समर कर सोती हुई सनम ने मजबूती से मेरुसा का हाथ थाम रखा था, जबकि मेरुसा का सर और हाथों का हिस्सा सनम की तरफ था। टांगे पैर के किनारे नीचे की तरफ लटक रहे थे।
وہ شروع سے ہی بہت ہی گہری نیند میں بالکل بے ترتیب اور بکھر کر ایسے ہی سوتی تھی. سوتے ہوئے وہ اپنی لاتوں کا بھی خوب استعمال کرتی تھی. اس کی زور زور سے چلتی ہوئی لاتوں کا شکار صنم کے علاوہ عائشہ اور سب سے زیادہ صفین ہوا کرتی تھی. اس لیے صفین نے اسے سزا کے طور پر طریقہ روح سلانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ عائشہ اور صنم تو اس کا سوتے ہوئے دوڑنے کی عادت سے پناہ مانگتی ہوئی الگ ہو جاتی تھی، مگر صفین ہمیشہ پکڑی جاتی تھی اور ایسے میروسا کے ساتھ سونا پڑتا تھا. عائشہ اکثر میروسا کو اسی بابا یہ کہہ کر ڈراتی تھی کہ وہ ڈانگ سے سونا شروع کر دے، ورنہ شادی کے بعد اپنی ان دولتیوں سے چھوڑ کا برعکس نکال دے گی. وہ بیچارہ شریف ہوا تو برداشت کر لے گا، اور جو کوئی جلا صرف کا شخص مل گیا تو نہ صرف اپنے بیڈ سے اتار پھینکے گا، بلکہ اسے رات پر یا صوفے پر سونا پڑے گا یا فرش پر، یا پھر ہو سکتا ہے پوری رات اسٹیل پیک کر جاگنے کی سزا بھی بھگتنی پڑے. میروسا اسی بات پر خوفزدہ ہو کر پرامس کرتی کہ اب وہ دھیان سے سوئے گی اور لاتیں تو بالکل نہیں چلائے گی، کیونکہ اسے اپنی بے ہوشی والی نیند بہت ہی عزیز تھی، جس کی قربانی وہ کسی کے لیے بھی نہیں دے سکتی تھی. مگر رات کو پھر سے سوتے ہوئے اپنے سارے پرومسز بھول کر زور زور سے لاتیں مارنا شروع کر دیتی تھی. نتیجتاً صفین چنچلاتی ہوئی اٹھتی اور پہلے اس کی ٹانگیں بیڈ کے تریچے روپا کرتی تھی اور خود جا کر پیڈ والی سائڈ پر سو جاتی تھی. اب بھی وہ پیڈ والی سائڈ پر لیٹی سونے کی کوششوں میں تھی، مگر نیند کا دور دور تک شعبہ تک نہ تھا. آج اس نے میڈیسن بھی نہیں لی تھی، شاید نیند بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی، شاید تبھی بھی اسے نیند نہیں آ رہی تھی. اپنے بڑی سٹیپس والی نائٹ سوٹ میں اس نے پاس پڑی ہوئی ریشمی اونی اپر شرٹ پہنی اور آہستگی سے اٹھ کر باہر بالکنی میں چلی آئی تھی، جہاں پر گیٹ کے باہر پڑے ہوئے سنگل صوفے پر نظر پڑتی اس کے ذہن میں کچھ دنوں پہلے کا وہ منظر پوری طرح سے تازہ ہو گیا تھا. یہیں اسی صوفے پر تو بیٹھ کر وہ کتنی محبت سے اس کو دیکھ رہا تھا، کتنا یادگار لمحہ تھا وہ. اس وقت صفی نے اس کی آنکھوں میں چلتی برفتیاں دیکھی تھی، ان خوبصورت آنکھوں میں اپنے لیے چھلکتے ہوئے جذبات دیکھے تھے، مان دیکھا تھا، محبت دیکھی تھی اور عزت بھی دیکھی تھی. اپنے دل میں بسایا تھا اس نے حالب شاہ کو اپنی سانسوں سے بھی قریب، وہ اسے اپنی رگے جان کے پاس محسوس کرنے لگی تھی. مگر پھر اس کے حالب نے اس کا وہی دل نوچ کر پھینک دیا تھا جس میں وہ خود پورے تمترات سے برجمان تھا. کیوں اس نے صفین کی سانسوں کو اس پر تانگ کر ڈالا جن میں وہ خوشبو کی طرح بسا ہوا تھا؟ کیوں میرے حالب کیوں؟ آج پھر وہ شدت سے روتی ہوئی اپنی اسی محبت کا شوق منا رہی تھی جس نے کچھ دن میں ہی اسے عرش کی بلندی پر پہنچا کر بری طرح سے واپس کھینچ لیا تھا اور اس زور سے فرش پر پھینکا تھا کہ وہ دوبارہ سے اٹھنے کے قابل نہیں رہے تھے. گٹ گٹ کر روتے ہوئے وہ اس سے سوال کرتی تھی کہ اچانک اس کے کان میں حالب کی پھنکارتی ہوئی آواز گونجی تھی. آج کے بعد اب ہمیشہ یاد رکھیں گی، آپ میری ہمانت ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ بس آپ پر میرا حق ہے. چپ ہو جاؤ خدا کے لیے. صفی نے اپنے کانوں پر گونجتی ہوئی اس پھنکارتی آواز سے بچنے کے لیے سسکتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا تھا. آج کا دن آپ کو ہمیشہ یاد لاتا رہے گا کہ میرے سوا کسی اور کو آپ نے چھونے کا حق نہیں ہے. ایک اور جملہ اس کے کان میں گونجا تھا. وہ گھٹنوں کے بال ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتے ہوئے اذیت سے دوہری ہو گئی تھی. حالب کی یہ سرد پھنکارتی ہوئی آواز اس کے درد کو پھر سے تازہ کر گئی تھی. اس کمینے کو تو اب میں آپ کے پاس بھی نہ دیکھوں. یہاں اس پیشانی کو چومتا ہے نا وہ، آئندہ وہ مجھے آپ کے پاس نظر آیا یا آپ کے پاس نظر آیا نا تو جان لے لوں گا میں اس کی. حالب کا چلا ہوا ایک اور نشستر اس کے سماعتوں میں اترنا چلا گیا تھا، لیکن کانوں میں گونجتے اس جملے پر صفی نے یکا یک جھٹکے سے سر اٹھایا تھا. پیشانی؟ میری پیشانی چومتا ہے؟ لیکن کون؟ حالب کس کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ کون میرے ساتھ نظر آیا تھا انہیں؟ کس کو میرے آس پاس دیکھا تھا انہوں نے اس دن؟ صفی نے اپنی پیشانی کو چھوتے ہوئے اس دن کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچا تھا اور تب بھی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا. سنان بھائی، اس دن تو سنان بھائی میرے ساتھ تھے نا، تو کیا حالب نے سنان بھائی کو دیکھا تھا میرے ساتھ؟ اس دن اس کے اگلے دن میں نے ان سے ملی تھی اور میری پیشانی کو انہوں نے ہی چومی تھی. تو کیا حالب میرے بھائی کو لے کر مجھ پر شک کرے تھے اور اس لیے انہوں نے یہ سب کیا؟ اسے لگنے والا جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اس سے آگے کوئی سوچ نہ سکی تھی. اپنا سر ہاتھوں میں تھمے بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہی دھیرے دھیرے چلتی واپس اپنے بیڈ کے پاس آئی تھی. اس نے بیڈ کے سیڑھے کو تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا تھا، مگر اس کا ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں سکا تھا اور وہ درم سے زمین بوس ہو گئے تھے.